अब हम करेंगे चेन सर्वेइंग। चेन सर्वेइंग में सबसे पहले इसका प्रिंसिपल होता है चेन सर्वेइंग का ट्रायंगुलेशन। ट्रायंगुलेशन क्या चीज़ होती है? ट्रायंगुलेशन में मतलब हमें एरिया जिस पे हमें सर्वे करना है उसमें हमें ट्राइंगल्स में डिवाइड करना पड़ेगा। उस एरिया को छोटे छोटे ट्राइंगल्स में डिवाइड करना होगा और वो ट्राइंगल्स जो है वो वेल कंडीशनड होने चाहिए। ये इसकी डेफिनेशन है। ट्राइंगल्स देख लो ये, ठीक है, ये इस तरीके से ट्राइंगल्स में डिवाइड करना है एरिया को और वो ट्राइंगल्स ये सारे के सारे वेल कंडीशन होने चाहिए। अब वेल कंडीशन का क्या क्राइटेरिया, अब हम वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, समझ आ गया ना? प्रिंसिपल इसका ट्राइंगुलेशन है। ट्राइंगुलेशन मतलब एरिया को ट्राइंगल्स में डिवाइड करना है। अब वो ट्राइंगल वेल कंडीशन होने चाहिए, पर वेल कंडीशन होता क्या, अब हम ये जान लेते हैं। ट्राइंगल जो होंगे वेल कंडीशन उसको हम तब कहेंगे जब उसके जो इंटरनल एंगल्स होंगे, इंटरनल एंगल जो होंगे वो 30 डिग्री से लेके 120 डिग्री के बीच में लाई करेंगे। मतलब जो इंटरनल एंगल है वो 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए और 120 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो वो इल कंडीशन ट्राइंगल होगा और इसका एक भी एंगल नहीं होना चाहिए। मतलब अगर एक भी एंगल एक ट्राइंगल का 30 डिग्री से कम होता है या 120 डिग्री से ज़्यादा होता है, इसका मतलब वो इल कंडीशन ट्राइंगल है। ठीक है, और आइडियल ट्राइंगल इसमें होगा इक्विलैटरल ट्राइंगल, है ना? क्यों हमें ऐसा करना होता है? क्यों वेल कंडीशन ट्राइंगल को ही लेना होता है और इल कंडीशन ट्राइंगल को नहीं लेना होता है? क्योंकि वेल कंडीशन जो ट्राइंगल्स होती है उनके जो अपेक्स होते हैं, अपेक्स पॉइंट जो होते हैं वो शार्प होते हैं। ठीक है, वो शार्प होती है और इसकी वजह से क्या होता है, थोड़ी सी अगर डिस्प्लेसमेंट हो भी जाए इधर उधर पॉइंट जो होगा और उसकी वजह से मतलब कि एरर नहीं होगा उतना। ठीक है, थोड़ी सी अगर प्लॉटिंग में थोड़ा पॉइंट इधर उधर हो जाए तो भी इतना एरर नहीं होगा। बट इल कंडीशन ट्राइंगल के अपेक्स पॉइंट्स जो होते हैं वो शार्प नहीं होते हैं, जिसकी वजह से एरर हो जाता है। मतलब डिस्प्लेसमेंट अगर हो जाए तो उससे एरर होना, मतलब बहुत ज़्यादा एरर होने के चांसेस होते हैं। इसके बाद है कि इसको हम सर्विंग चेन सर्विंग को कब कब कर सकते हैं, क्या मतलब इसकी रिकमेंडेशंस है कि किस टाइम पे हम करना चाहिए चेन सर्वेइंग। सबसे पहले तो यही है कि ग्राउंड जो है वो लेवल्ड होगा तो चेन सर्वेइंग करने के लिए वो परफेक्ट है। और स्मॉल एरिया में करनी है तो भी हम कर सकते हैं चेन सर्वेइंग। स्मॉल स्केल मैप अगर यूज़ करना है तो भी हम कर सकते हैं। और फॉर्मेशन ऑफ वेल कंडीशन ट्राइंगल्स जो होंगी वो ईजी होंगी अगर, तो हम चेन सर्वेइंग करेंगे। ठीक है, इसके बाद है डेफिनेशन और इलस्ट्रेशंस। डेफिनेशन और इलस्ट्रेशन में सबसे पहली चीज़ है सर्वे स्टेशंस। सर्वे स्टेशंस क्या होते हैं? सर्वे स्टेशंस आर द पॉइंट एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द चेन लाइन। चेन लाइन की शुरुआत में और एंड में जो पॉइंट्स होंगे उसको बोलेंगे सर्वे स्टेशंस। देखो ये चेन लाइन है, इसके एंडिंग और शुरुआत में जो पॉइंट है ये है सर्वे स्टेशंस। ठीक है, ये सर्वे स्टेशंस है और ये भी सर्वे स्टेशन है, ये भी सर्वे स्टेशन है। इनके अब सर्वे स्टेशंस के टाइप होते हैं। इसके टाइप्स में सबसे पहले आती है मेन स्टेशन। ठीक है, मेन स्टेशन कहाँ पे होती है? आर टेकन अलोंग द बाउंड्री ऑफ एन एरिया एज कंट्रोल पॉइंट्स। मतलब मेन स्टेशन जो होंगे वो बाउंड्री पे ही होंगे। ठीक है, और लाइन ज्वाइन करेगी जो दो मेन स्टेशन को, वो हो जाएगी मेन सर्वे लाइन। और ये जो मेन स्टेशन होती है, मेन सर्वे लाइन मतलब जो होती हैं, उनको होल एरिया कवर करना होता है। सर्वे जिस पे हमने करना है वो पूरा एरिया इनको कवर करना होता है। देखो ये मेन स्टेशन है और ये मेन सर्वे लाइन है ना, बॉर्डर वाली सारी की सारी, और इन्होंने पूरा एरिया कवर किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद है सब्सिडरी स्टेशन या फिर टाई स्टेशन। ठीक है, द मेन सर्वे लाइन और एनी अदर सर्वे लाइन जिस पे होंगे, मतलब मेन सर्वे लाइन और किसी भी सर्वे लाइन पे होंगे सब्सिडरी स्टेशन या फिर टाई स्टेशंस। और लाइन जो इन टू स्टेशंस को ज्वाइन करेगी उसे बोलेंगे, अगर वो सब्सिडरी स्टेशन को ज्वाइन कर रही है तो सब्सिडरी लाइन और टाई स्टेशन को ज्वाइन कर रही है तो टाई लाइन। ठीक है, इनको डिनोट किससे करते हैं? इसको सर्कल से डिनोट करती हैं, मेन स्टेशन को ट्राइंगल से डिनोट करते हैं। ठीक है, ABC इनकी कैपिटल में लिखा होगा, यहाँ पे T1 T2 T3 या फिर S1 S2 S3 लिखा होगा। ये आ गया सब्सिडरी स्टेशन। देख लो ये है सब्सिडरी, ये टाई स्टेशन है, ये सब्सिडरी स्टेशन है। ठीक है, और इसके बाद है बेस लाइन। बेस लाइन क्या होती है? बेस लाइन इज द बिगेस्ट ऑफ द मेन सर्वे लाइन। मतलब मेन सर्वे लाइन में से सबसे बिगेस्ट वाली जो लाइन होगी वो हो जाएगी बेस लाइन। ये देखो ये है बेस लाइन, क्योंकि इसकी लेंथ सबसे ज़्यादा है इसलिए ये बेस लाइन है। मेन सर्वे स्टेशन को ये ज्वाइन कर रही है ना, मेन स्टेशन जो होंगे
उनको ज्वाइन कर रही है, इसलिए मेन सर्वे लाइन है ये। और इसीलिए अब इसमें से जो लॉन्गेस्ट है इसलिए इसको बेस लाइन बोलेंगे। अब बेस लाइन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है ऑन विच द फ्रेमवर्क ऑफ सर्वे इज बिल्ट, है ना। और इसमें हमें क्या मतलब करना होता है, इसकी एक तो इसका मैग्नेटिक बियरिंग जो होगी वो लेके बेस लाइन की उसी से फिक्स किया जाता है नॉर्थ लाइन ऑफ द मैप, और इट शुड बी टेकन थ्रू फेयरली लेवल ग्राउंड एंड मेजर्ड केयरफुली। एकदम इसको बिल्कुल केयरफुली मेजर करना है, क्योंकि ये पूरे इसी पे बेस्ड होता है ये सर्वे का इसका फ्रेमवर्क पूरा। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट लाइन यही होती है चेन सर्वे लाइन में, चेन सर्वे में, ठीक है। तो वो ये हो जाएगी बेस लाइन। इसके बाद है चेक लाइन। चेक लाइन कौन सी होती है? लाइन ज्वाइनिंग द एपेक्स पॉइंट ऑफ अ ट्राइंगल टू सम फिक्स्ड पॉइंट ऑन इट्स बेस। ये देखो, ये है अपेक्स पॉइंट, है ना, और ये फिक्स पॉइंट ऑन इट्स बेस, ये है ना बेस। एक ट्राइंगल पूरा जो है ये इसका बेस है और ये इसका एपेक्स है, इसको ज्वाइन कर रही है जो लाइन, वो आ गई चेक लाइन, ठीक है। और चेक लाइन की हेल्प से हम क्या करते हैं? चेक लाइन की हेल्प से हम लोकेट करते हैं इंटीरियर डिटेल्स को, और इट इज टेकन टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। इसके बाद डेफिनेशन और इलस्ट्रेशंस में आते हैं ऑफसेट्स। ऑफसेट्स क्या होते हैं? ऑफसेट होती हैं लेटरल मेजरमेंट टेकन फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट टू द चेन लाइन। एक ऑब्जेक्ट से चेन लाइन के बीच में लेटरल मेजरमेंट्स जब लेते हैं तो उसको बोलते हैं ऑफसेट। जैसे ये एक डायग्राम है, थोड़ी लाइट है, बट इसमें क्या है, ये चेन लाइन है और ये ऑब्जेक्ट है, इनके बीच में मेजरमेंट ली है तो उसको ऑफसेट बोल दिया, ठीक है। और टू लोकेट ऑब्जेक्ट्स विद रेफरेंस टू चेन लाइन, क्यों बनाया जाता है? ये ऑब्जेक्ट को लोकेट करने के लिए। ये ऑब्जेक्ट है कुछ भी हो सकता है, ये सपोज ट्रीज हो सकते हैं या कुछ भी, हमें बिल्डिंग वगैरह होगी, कुछ भी हो गया, उसके उसको लोकेट करने के लिए ये बनाए जाते हैं ऑफसेट्स, ठीक है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑफसेट जो है, क्या मतलब थियोरेटिकल क्वेश्चंस में आया हुआ है कि ऑफसेट क्या, ऑफसेट नहीं क्या होता, ये आया कि ऑब्जेक्ट को जो चेन लाइन ज्वाइन करने के लिए लेटरल मेजरमेंट्स ली जाती हैं उसको क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ऑफसेट, ठीक है। और मैं क्वेश्चन साथ साथ में आपको बताती जाती हूँ, जो भी क्वेश्चन मैंने देखे होते हैं वो सारे आपको मैं बता देती हूँ। इससे पहले ये क्वेश्चन बताना मुझे भूल गया कि वेल कंडीशन ट्राइंगल के ऊपर भी क्वेश्चंस आए हुए हैं कि वेल कंडीशन ट्राइंगल दे दिया जाएगा और उसके एंगल्स दिए होंगे, इंटरनल एंगल, और आपको देख के बताना है कि ये ट्राइंगल वेल कंडीशन है कि इल कंडीशन है। इस तरीके से क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो ये ध्यान रखना है थोड़ा। और अब हम आते हैं फिर से ऑफसेट पे। ऑफसेट जो है, ऑफसेट दो टाइप के होते हैं। पहला एक परपेंडिकुलर ऑफसेट और एक होता है ऑब्लिक ऑफसेट। परपेंडिकुलर ऑफसेट क्या होगा? व्हेन लैटरल मेजरमेंट्स आर टेकन परपेंडिकुलर टू चेन लाइन। जब चेन लाइन के परपेंडिकुलर हम लैटरल मेजरमेंट लेंगे तो वो परपेंडिकुलर ऑफसेट हो जाएगा, और जब हम नहीं ले पाएंगे परपेंडिकुलर तो ऑब्लिक ऑफसेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बारे में हम थोड़ी देर बाद स्टडी करेंगे। परपेंडिकुलर ऑफसेट हम कैसे बना सकते हैं, मतलब किस तरीके से हमें बनाना होता है परपेंडिकुलर ऑफसेट। अब उसके लिए ये 3 स्टेप्स है, ये 3 तरीके हो सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं। बाय सेटिंग अ परपेंडिकुलर बाय स्विंगिंग अ टेप फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द चेन लाइन, द पॉइंट ऑफ मिनिमम रीडिंग ऑन टेप विल बी द बेस ऑफ द परपेंडिकुलर। जैसे ये है, ये एक चेन लाइन है और ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से हमने टेप ली और यहाँ से यहाँ तक हम लेके आए, फिर उसके बाद यहाँ पे एक बार स्विंग करके देखा, यहाँ हर एक पॉइंट पे इसके आसपास देखा, जो मतलब जितनी भी मेजरमेंट्स हमने ली, और जो सबसे छोटी मेजरमेंट आएगी ना, सबसे मिनिमम मेजरमेंट होगी, वो हो जाएगा बेस ऑफ परपेंडिकुलर, और इस तरीके से हमें मिल जाएगा परपेंडिकुलर ऑफसेट, ठीक है। और इसका दूसरा तरीका है कि हमें राइट एंगल ट्राइंगल हम एक बना सकते हैं, जो कि होगा रेशियो में 3:4:5। इस रेशियो में हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना, उससे भी हमें परपेंडिकुलर ऑफसेट मिल जाएगा। 3 मीटर, 5 मीटर और 4 मीटर इस तरीके से बनाएंगे तो हमें मिल जाएगा ये परपेंडिकुलर ऑफसेट, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल की हेल्प से। और एक और ये हो सकता है कि हम बिल्डर स्क्वायर जो होगा और ट्राई स्क्वायर की हेल्प से बना सकते हैं, या फिर क्रॉस स्टाफ और ऑप्टिकल स्क्वायर, इन सब चीज़ों की हेल्प से भी हम परपेंडिकुलर ऑफसेट बना सकते हैं। इसके बाद है ऑब्लिक ऑफसेट। ऑब्लिक ऑफसेट, जैसा कि मैंने बोला, जब हम परपेंडिकुलर ऑफसेट नहीं बना पाएंगे तो हम ऑब्लिक ऑफसेट बनाएंगे, ठीक है। और ये कब बनाना पड़ेगा? व्हेन नॉट पॉसिबल टू सेट परपेंडिकुलर ऑफसेट ड्यू टू सम डिफिकल्टीज, और
any oblique offset not perpendicular to chain line, any offset not perpendicular to chain line is called oblique offset. मतलब जो perpendicular नहीं होगा उसको हम oblique offset बोल देंगे. और ऑब्जेक्ट्स आर एट अ लॉन्गर डिस्टेंस फ्रॉम चेन लाइन, तब हमें बनाना पड़ेगा ऑब्लिक ऑफसेट. ये दो क्राइटेरिया हो सकते हैं, या तो अगर परपेंडिकुलर ऑफसेट नहीं बनता हो या फिर लॉन्ग डिस्टेंस पे होगा तो कॉमन सी बात है फिर परपेंडिकुलर ऑफसेट नहीं बन पाएगा, तो हमें ऑब्लिक ऑफसेट बनाना पड़ेगा. ये जैसे ये बिल्डिंग है, ये एक ऑब्जेक्ट है और ये चेन लाइन है, इनके बीच में ये दो बनाए हुए हैं जो ये है ऑब्लिक ऑफसेट, क्योंकि ये परपेंडिकुलर नहीं है तो ये ऑब्लिक ऑफसेट है. अब परपेंडिकुलर ऑफसेट को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है. क्यों प्रेफर किया जाता है? क्योंकि ये बहुत इजीली क्विकली बन सकता है. दूसरा ये है कि प्रोसेस ऑफ सर्वे हैम्पर नहीं होगी इसमें, और एंट्री फील्ड बुक में इजी हो जाएगी, और प्लॉटिंग भी बहुत इजी हो जाएगी, इसलिए परपेंडिकुलर ऑफसेट को प्रेफर किया जाता है. अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट. ये भी क्वेश्चन मैंने देखा हुआ है. अब लिमिटिंग लेंथ जो है ऑफसेट की मैक्सिमम लेंथ हो सकती है 15 मीटर, ठीक है, यही क्वेश्चन था. और बट ये भी है कि मतलब लिमिटिंग लेंथ जो होगी वो किस पे डिपेंडेंट होती है? वो डिपेंडेंट होती है ऑन द डिजायर्ड एक्यूरेसी ऑफ द मैप, स्केल ऑफ मैप, मैक्सिमम अलाउएबल डिफ्लेक्शन ऑफ द ऑफसेट और नेचर ऑफ द ग्राउंड. फील्ड बुक, फील्ड बुक क्या है? फील्ड बुक एक टाइप की नोटबुक है जिसमें फील्ड में जो भी मेजरमेंट्स वगैरह ली होंगी हमने वो हमें नोट करनी है, ठीक है. इसका साइज क्या होता है फील्ड बुक का? 20 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर. मतलब ये स्टैंडर्ड जो A4 साइज की नोटबुक होती है उससे काफ़ी छोटी होती है और ये लेंथ वाइज ओपन होती है, ठीक है. और ये दो टाइप की होती है, एक होती है सिंगल लाइन फील्ड बुक और एक होती है डबल लाइन फील्ड बुक, ठीक है. सिंगल रेड लाइन इसमें ड्रॉ करनी है सिंगल लाइन फील्ड बुक में, और मिडल में जैसे यहाँ पे है ये पेज के मिडल में ये रेड कलर की लाइन होगी और इसमें हर चीज़ के चेनेज वगैरह लिख के इस तरीके से लिख के रखनी है और ऑफसेट्स ड्रॉ करके जो जो ऑब्जेक्ट्स जहाँ जहाँ है उनको बनाना है, ठीक है. ये हो जाएगा इसमें. और इसकी रिकॉर्डिंग कैसे करनी है? मतलब लास्ट पेज से हम स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट पेज की तरफ आएंगे, इस तरीके से रिकॉर्ड करनी है. इसमें चेन लाइंस ड्रॉ करनी है हर एक पेज पे और करते जाना है काम, ठीक है. और उसके बाद है इसके बाद है डबल लाइन फील्ड बुक. डबल लाइन फील्ड बुक और सिंगल लाइन में सिर्फ इतना सा फर्क है कि इसमें मिडल में दो लाइंस ड्रॉ करनी है और उन दो लाइन के बीच का गैप होगा 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है. बाकी सब कुछ सेम एग्जैक्टली जैसा उसमें था कि लास्ट पेज से ओपन होगी फर्स्ट पेज तक जाएगी और इसके ऑफसेट्स ड्रॉ करके ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करना है, बाकी सब सेम. लेकिन सिर्फ इतना डिफरेंस है कि यहाँ पे दो लाइंस ड्रॉ करनी है इस केस में, बस यही है डिफरेंस. इसके बाद है प्रोसीजर ऑफ फील्ड वर्क. फील्ड वर्क में क्या प्रोसीजर होगा, किस तरीके से हमें पहले क्या चीज़ करनी है फिर उसके बाद क्या करना है, ये है. सबसे पहले तो रिकोनाइजेंस. रिकोनाइजेंस क्या होता है? जो सर्वेयर होता है उसे सबसे पहले सर्वे करने से पहले जाना पड़ता है पूरा मतलब एरिया पे, जिस एरिया पे उसने वर्क करना है सर्वे करना है वहाँ पे जाके उसने सारी चीज़ें चेक करनी है कौन सी चीज़ कहाँ पे है, और ये डिसाइड करना है कि कौन से स्टेशन, मेन स्टेशन जो होगा वो कहाँ पे होगा और बाकी स्टेशंस और वेल कंडीशन ट्रायंगल बन सकते हैं कि नहीं, कहाँ पे मतलब बेस लाइन कहाँ पे बनानी है, ये सारी चीज़ें उसने सिलेक्ट कर लेनी है, ये उसने सोच के रख लेनी है. फिर उसके बाद उसने प्रिपेयर करना है इंडेक्स स्केच. इंडेक्स स्केच में एक ये रफ स्केच होता है जिसमें उसने लिखना है सारी चीज़ें, कहाँ कहाँ उसने पॉइंट्स डिसाइड किए हैं वो सारा कुछ लिखना है उसको, ठीक है. उसके बाद उसने मार्क करनी है स्टेशंस को ग्राउंड पे. मार्क कैसे करना है? मार्क क्या करना होता है कि मतलब जो स्टेशंस होंगे उसके ऊपर वुडन पेग्स लगाने होते हैं. वुडन पेग्स लगाने हैं मतलब उसमें वुडन पेग्स जो होती हैं उनकी डायमेंशंस क्या होती है 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है. ये इतना होगा और इसमें मतलब इसको मिट्टी के अंदर जैसे धसा देते हैं कोई चीज़ मिट्टी के अंदर, वैसे उसको डाल देना है मिट्टी में और उसको मतलब मार्क कर देना है कि ये हमारा स्टेशन है, मेन स्टेशन है, जो भी स्टेशन है उसने डिसाइड कर लिया वो मार्क कर देना. और उसके साइड पे वो जो डिसाइड किया होगा स्टेशन उसके साइड पे एक क्रॉस सा टाइप का लगा देना है ताकि अगर वो वुडन पैग रिमूव हो जाए तो वो क्रॉस से हमें पता चल सके कि ये यहाँ पे स्टेशन था.
ठीक है, ये करना है। और वो जो वुडन पेग है वो एटलीस्ट 2.5 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए मिट्टी के, वो दिखाई दे ताकि हमें, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इसने रेफरेंस स्केच बनाना है, पूरे चीज़ों का सारा रेफरेंस स्केच बनाना है। और उसमें क्या करना है कि एक मेन स्टेशन जो है वो कर देना है, सारा कुछ वो बनाना है। और उसमें एक मतलब जो भी चीज़ ली होगी, जैसे कि मैंने पहले बोला था कि जब भी मेजरमेंट्स लेते हैं तो दो चीज़ों के रेफरेंस के हिसाब से एक परमानेंट, दो ऑब्जेक्ट्स या फिर दो कोई भी चीज़ों के हिसाब से मेजरमेंट लेनी होती है। तो दो चीज़ों के हिसाब से स्टेशन को सेट कर देना है, कोई भी परमानेंट ऑब्जेक्ट्स हो या किसी के भी रेफरेंस में उसको सिलेक्ट करके और उसकी मेजरमेंट्स तैयार करके एक रेफरेंस स्केच बना देना है। फिर उसके बाद हमें स्टार्ट करना है मेजरमेंट्स ऑफ सर्वे लाइन, और जितना भी हमें जो हम चेनिंग वगैरह सब कुछ करेंगे, फिर हमें स्टार्ट करना है रेंजिंग, चेनिंग वगैरह सारा कुछ करना है। और ये प्रोसीजर है इसका